हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और बी वेक्टर हो समथिंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और अगर हमें कैलकुलेट करना हो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी तो हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट मेथड। और उसमें मैंने बताया था हम ऐसे डिटर्मिनेंट बना देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप, और यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी और यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई एंड सी, और इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था आपको। क्या करते हैं, सबसे पहले आई कैप को कॉमन लेते हैं। जब आई कैप को कॉमन लेते हैं तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाती है। कौन बचते हैं, ये बचते हैं। उसके बाद पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू निकल के आती है क्या, वी जेड माइनस सी वाई। उसके बाद हम लेते हैं जे कैप, लेकिन वो आता है माइनस के साथ कॉमन। माइनस के साथ जब तुम जे कैप कॉमन लेते हो तो क्या बन जाता है, ये कैंसिल और जे के सामने वाली ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। तो कौन बच जाते हैं, ये और ये बचते हैं। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या निकल के आता है हमारे पास, ब्रैकेट में निकल के आता है ए जेड माइनस समथिंग एक्स सी और सी एक्स, ऐसे हम कह सकते हैं। ये जे कैप हो गया, प्लस फिर हम लेते हैं कॉमन के कैप। जब हम के कैप को कॉमन लेते हैं तो के कैप के सामने का कॉलम कैंसिल और के कैप के सामने की रो कैंसिल, और ब्रैकेट में क्या आता है, ए वाई माइनस एक्स बी या बी एक्स। हम चाहे तो इनको शफल कर सकते हैं और फाइनली क्या निकल के आ रहा था, बी जेड माइनस सी वाई आई कैप प्लस जो माइनस में जे कैप है उसको हम प्लस कर देते हैं, और जैसे हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सी एक्स माइनस ए जेड, साथ में आएगा दिस जे कैप, और प्लस आएगा हमारे पास ए वाई माइनस बी एक्स एंड दिस इज दी के कैप। ये हमारे पास रिलेशन या कंसेप्ट होता है सॉल्व करने का। अब मैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कोई हमसे एग्जांपल करे कि एग्जांपल वी हैव ए वेक्टर इक्वल टू 2 जे कैप, ए वेक्टर इक्वल टू 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू समथिंग आई कैप माइनस के कैप। और कोई हमसे बोलता है फाइंड ए क्रॉस बी। जब कोई बोलेगा ए क्रॉस बी तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ए क्रॉस बी का रिलेशन हमने अभी पढ़ा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे आई कैप, फिर लिखेंगे जे कैप, फिर लिखेंगे के कैप। अच्छा, उसके बाद इसके साथ आई कैप नहीं है, आई कैप नहीं है तो मतलब 0, फिर 2 और फिर 3। इसके साथ जे कैप नहीं है तो आई कैप का कोएफिशिएंट कितना 1, जे का कितना 0 और के का कितना -1। नाउ दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करने का मेथड, सबसे पहले आई कैप कॉमन लेते हैं, आई कैप कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आई कैप के सामने वाला रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, कौन बच गए, ये बच गए। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू आएगी, 2 इंटू -1 -2, फिर माइनस लगाएंगे, 0 इंटू 3 दैट इज 0। फिर क्या करेंगे, हम माइनस जे कैप कॉमन लेंगे। जब माइनस जे कैप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे कैप तुमने कॉमन लिया तो इसके सामने का कॉलम कैंसिल हो गया, इसके सामने की रो कैंसिल हो गई, और हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गए ये वाले, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आएगा 0 -3। अब हम के कैप कॉमन लेंगे, जब के कैप कॉमन लेते हैं तो क्या रिलेशन आएगा, ध्यान से देखो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कौन बच गए, ये वाले बच गए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, सो वील हैव दिस 0 -2 एंड फाइनली इट कम्स आउट -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। एक और एग्जांपल करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वी हैव एग्जांपल, लेट्स से दिस ए वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू लेट्स से माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और कोई तुमसे कहता है फाइंड बी क्रॉस ए। जब आपसे पूछा जा रहा है कि बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो सबसे पहले किसको लिखना है हमने, बेटा सबसे पहले हमने लिखना है बी को। और बी में क्या क्या वैल्यू है, आई का कोएफिशिएंट कितना है -1, जे का 1 और के का -1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ये डिटर्मिनेंट हो गया और हम यहां लिखेंगे बी क्रॉस ए। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस
बी क्रॉस ए एंड दैट इज इक्वल टू, बी में कोएफिशिएंट क्या क्या है, बी में कोएफिशिएंट है -1, सो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, -1 1 -1, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू आई कैप कॉमन आएगा, जब आई कैप को कॉमन निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया और इसके सामने का कॉलम भी कैंसिल हो गया, अब ये बच गए। सबसे पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1, और इसको करेंगे तो आएगा -1, तो रिलेशन आएगा 1 -1। क्लियर। फिर आएगा जे कैप, लेकिन वो माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल बेटा और ये कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4, सो वैल्यू कितनी आएगी -1 -4 आएगा, बट बीच में माइनस आना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे होंगे हम बोल रहे होंगे कि जे कैप के साथ ये कैंसिल और ये कैंसिल, कौन बच गए, ये बच गया, इसको क्या बोलेंगे -1, फिर माइनस लगा के -4, ये क्या हो जाएगा प्लस, देन वी हैव प्लस के कैप। अगर ऐसा करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बच गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इनको करेंगे तो 4, तो यहां रिलेशन आएगा -1 -4। फाइनली व्हाट डू वी गेट, 2i कैप, सही है। जे कैप देखो कितना आएगा -3 जे कैप, के कैप कितना आएगा -5 के कैप। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट। एक और चीज है, वो क्या है कि हम जानते हैं अच्छे से कि जस्ट अ मिनट, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो पहले लिखा हुआ है देखो, पहले कौन सा लिखा था, बी लिखा था, तो हमने यहाँ पे किसके कोएफिशिएंट लिखे थे, बी के, बाद में कौन लिखा है, ए, तो हमने किसके कोएफिशिएंट लिखे हैं, ए के। अगर ये उल्टा होता, ए क्रॉस बी होता, तो यहाँ पे किसके कोएफिशिएंट लिख रहे होते, पहले ए के लिखते फिर हम बी के लिखते। तो ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी, मैं जान के आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया सो दैट आपको ये बात समझ में आ जाए। कई बार आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास रिलेशन है ए क्रॉस बी और ये इक्वल टू क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अगर हम इसका मॉड्यूलस निकाल लें, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस निकालेंगे तो डायरेक्शन खत्म हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहां से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, एंड साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ए एंड मॉड बी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। हम यहां से साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल क्या हो सकता है, वो हो सकता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कोई तुमसे जानबूझ के ये बोलता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो तुम कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, ये लगाओगे। बट आपको एडवाइस दूं, अगर कोई ये वाली लाइन नहीं लिखता तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से सॉल्व मत करना। कारण बताऊं बेटा, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल कैसा है, ये निकालना आसान नहीं है, पता है ना आपको। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में बहुत टाइम लगता है, फिर मॉड लोगे, फिर साइन थीटा निकालोगे। आपको याद है डॉट प्रोडक्ट निकालने में कितना टाइम लगता था, डॉट प्रोडक्ट निकालने में बहुत कम टाइम लगता था, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता था। तो अगर हमें ये वाला मेथड सॉल्व करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकालेंगे, हम साइन थीटा निकालेंगे, और वो क्या आएगा, ए क्रॉस बी मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ऐसा करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे सामने कि ए वेक्टर इज समथिंग आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज समथिंग 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अंडरस्टैंड करना। और कोई तुमसे कहता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, बस इतना सा लाइन लिखा किसी ने, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। किसी ने, पूछने वाले ने बिल्कुल नहीं लिखा कि वी हैव टू यूज क्रॉस प्रोडक्ट और वी हैव टू यूज डॉट प्रोडक्ट, सिंपल लिखा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब हम अपना लगाएंगे कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे मेथड वन, और इसमें लिखेंगे हम ए पार्ट, और ये क्या है, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से क्या निकालने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा ए क्रॉस बी, सबसे पहला काम।
उसके बाद क्या ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, वो होगा ऐसे कुछ, सही है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ आएगा जे कैप, यहाँ आएगा के कैप। उसके बाद क्या आएगा 1, फिर -1, फिर 1, फिर आएगा 2, फिर 1, फिर 3, और फिर इक्वल टू क्या आएगा, आई कैप को कॉमन लेंगे, आपको याद होगा। और अब तो हम समझदार हो गए हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, -3 -1। फिर आएगा माइनस जे कैप, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, उसमें हम ये करेंगे, ये कैंसिल हो गया और ये वाला भी कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे आएगा -2। सो दिस इज 3 - 2। फिर हम के कैप की बात करेंगे और यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे बेटा ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा 1 + 2। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आती है -4 आई कैप -j कैप एंड 3 के कैप, -4 आई कैप और यहां पे आएगा -j कैप और 3 के कैप, राइट। सो वी हैव दिस -4 आई कैप -j कैप +3 के कैप। लुक अगेन, क्लियर हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अभी क्या निकला, ये अभी निकला बेटा a क्रॉस b। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे a क्रॉस b का मॉड। वो कितना आएगा, √-4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा 16 + 1 + 9, ठीक है। आंसर कितना आएगा, √26। अब हम निकालेंगे मॉड a, एंड मॉड a कहां से निकालेंगे, देखो ये लिखा हुआ a, इसका मॉड a कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, मॉड a वुड बी √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही है ना। देखो पहले ये 1 है, फिर यहाँ -1 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, दिस वैल्यू इज √3। अब हम निकालेंगे मॉड b, और वो कितना होगा बच्चा, वो होगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास रिलेशन आएगा √2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। सो हाउ मच इज दिस, दिस इज 4 + 1 + 9 = हाउ मच, 14। चलो हमने ये भी निकाल लिया। उसके बाद कोई बोलेगा कि इनके बीच में हमें एंगल निकालना है, तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा sin थीटा। अभी तो बात कर रहे थे हम लोग, मॉड a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a एंड मॉड b। नाउ दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड √26 डिवाइडेड बाय कितना होगा, √3 डिवाइडेड बाय √14। क्लियर। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाती है साइन थीटा के टर्म्स में। अगर हमें कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा निकालना होगा तो हम लिखेंगे √1 - sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो, मतलब आप बोल सकते हो कि सर कॉस थीटा, व्हाट इज द कॉस थीटा, कॉस थीटा इज √1 - sin स्क्वायर थीटा, दैट इज √1 जब तुम स्क्वायर करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये 26 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय हाउ मच 42। 42 कैसे, 40 × 3, ये 14 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ वैल्यू आ गई। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है √हाउ मच, दिस बिकम्स, हम इसको थोड़ा सा कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको हम 13 लिख सकते हैं और इसको हम 21 लिख सकते हैं। ऊपर कितना आएगा 21 - 13 डिवाइडेड बाय हाउ मच 21। सो दिस कम्स आउट इक्वल टू हाउ मच, दिस बिकम्स √8 डिवाइडेड बाय 21 इज कॉस थीटा। कोई हमसे बोले थीटा निकालो तो हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा आएगा कॉस इनवर्स √8/21।
इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, मतलब नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो मैंने वैसे कन्वर्ट करके दिखा दिया। अगर तुम चाहते तो यहीं से सीधा आंसर निकाल सकते थे। जो साइन थीटा आ रहा है ना, तुम यहाँ से सीधा सीधा सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते थे कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे और आंसर निकाल लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें हमने सॉल्व करा था ये यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, इससे हमने एंगल निकाला। एक काम करते हैं, हम मेथड 2 लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है मेरे को, तो हम लिखते हैं मेथड 2। मेथड 2, इसमें हम लिखते हैं कि यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। और जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं तो रिलेशन क्या आता है? रिलेशन आता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। आपको याद होगा। अच्छा, सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। चेक करो, ए डॉट बी कैसे निकालते थे बच्चे? ए डॉट बी निकालते थे हम आई के कोफिशिएंट को आई से, और जे को जे से, और के को के से। आई को आई से कितना आएगा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा? -1। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम ए डॉट बी? 2, यहाँ पे 1 है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -1 प्लस 3, 2 -1 प्लस 3, तो ये आएगा 2 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 4। ये हमारे पास ए डॉट बी आ गया। क्लियर हो गया? अब हम निकालेंगे मॉड ए, एंड मॉड ए कितना निकल के आएगा? मॉड ए निकल के आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, वो तो सेम आएगा जो पहले आ रहा था। वो पहले आ रहा था उतना सेम आएगा। पहले क्या आ रहा था? मॉड ए हमारे पास आ रहा था, देखो ये लिखा हुआ है √3, और ये आएगा √14, सही है ना? रूट ए आएगा, ए मॉड आएगा √3 और बी मॉड आएगा √14। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? √3 और मॉड बी को क्या लिखेंगे हम बेटा? √14। सही हो गया? बहुत ही अच्छी बात है, डन। तो अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी इक्वल टू, ए डॉट बी कितना था? 4 डिवाइडेड बाय मॉड ए √3, और यहाँ पे क्या आएगा? √14। सही है? अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2√2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √7। ये कैसे हो गया? मैथ्स आती है आपको थोड़ी सी? 4 को कैसे लिखते हैं हम? बेसिकली हमने क्या करा, हमने √14 को कैसे लिख दिया? हम लोगों ने √14 को लिख दिया √14 इक्वल टू √7 इंटू √2, और जो नीचे वाला √2 था, इस नीचे वाले √2 को इसमें से डिवाइड करा तो कितना बच जाएगा? 4√2 बच जाएगा, 2√2 बच जाएगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा। नीचे कितना आ जाएगा बेटा? नीचे आएगा 21। मैं इसको रब कर रहा हूँ। नीचे आएगा 21, और ऊपर कितना आएगा? ऊपर सोचो, ऊपर पता कितना है? ऊपर है √8 डिवाइडेड बाय √21। दिख रहा है आपको? √8 कैसे? ये ऑलरेडी अंडर रूट में है, जब इस 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो ये अंदर जाते साथ क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। सो √8 अपॉन √21 इज वॉट? कॉस थीटा। दिस इज समथिंग कॉल्ड कॉस थीटा। थीटा कितना आ गया? कॉस इनवर्स √8 अपॉन √21। लुक एट द आंसर, सेम है ना? देखो, जितना आंसर यहाँ पे आ रहा है उतना आंसर यहाँ पे आ रहा है। फर्क ये है, ये आसान है, देखो इजी लग रहा है, और वो थोड़ा सा लेंथी लग रहा था। तो जब भी कोई तुमसे पूछे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स बताओ, तो तुमने क्या करना है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर कोई हमसे पूछे तो हमने ट्राई करना है कि हम डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट करें। क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। दैट इज इट। सो इट वॉज अबाउट दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना। अब हम देखते हैं कुछ और है। एक आर्टिकल होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी दे सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग दे सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? बताता हूं। आप सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए, एक है बी। दिस इज बी। अगर हम चाहें तो इससे पैरेललोग्राम बना सकते हैं। आपको पता होगा कैसे बनाएंगे? यहां पे ए बना देते हैं दोबारा से, दिस इज अगेन ए,
कर सकते हैं ना, एंड इसके पैरेलल खींच देंगे तो ये बी हो जाएगा, दिस इज अगेन बी। कैन यू सी, अभी हमने क्या करा हुआ देखो, ये ए और बी को ऐड करा था, ये ए और बी को ऐड करा था किस वाले लॉ के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ, और यहाँ हमने ए और बी को ऐड करा किससे, ट्रायंगल लॉ से। और वैसे भी ये कंसेप्ट तुम्हें ऑलरेडी आता है, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा हुआ था। क्लियर हो गया। और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है लेट्स से थीटा, थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो वो क्या निकल के आता है, वो आता है ए क्रॉस बी, और वो कितने के इक्वल आएगा, वो आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। जहां पे एन कैप की डायरेक्शन कहां पे होगी, पहले ये सोचो, एन कैप किधर होगा। एन कैप निकालने का तरीका आपको पता है ना, इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का मेथड क्या होता था, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इधर करो, कर दिया, और कर्ल कहां पे करो, इधर को करो। थंब कहां पे आएगा बेटा, थंब आएगा ऊपर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज कहां पे होगा, अपवर्ड। ये क्लियर हो गया आपको, ये ध्यान से समझो, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज अपवर्ड। इस वाले डायरेक्शन में एन कैप की डायरेक्शन हमें मालूम चल गई, डायरेक्शन मालूम चल गई तो उसको खत्म कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम केवल मॉड्यूलस की बात करते हैं। ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एन साइन थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करते हैं हम, यहां पे एक ना लाइन खींचते हैं ऐसे, ऐसे, और इसको हम नाम देते हैं, सपोज करो पी क्यू, इसको आर एस, इसको आर एस। ठीक हो गया। और इस वाले ट्रायंगल से देखते हैं, हम ट्रायंगल की बात करते हैं पी आर एस, हम बात करते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल पी आर एस में साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही बात है ना, मतलब क्या आएगा साइन थीटा, आर एस अपॉन पी एस। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर एस अपॉन बेटा पी एस। बहुत अच्छी बात है। तो आर एस कितना आ जाएगा, आर एस आ जाएगा पी एस का साइन थीटा। और आपको पता पी एस क्या चीज है, पी एस है मॉड बी साइन थीटा। आपको क्लियर हो रहा है, मॉड बी साइन थीटा। आपको दोबारा रिवर्स करके दिखाता हूं, पी एस क्या चीज है, पी एस है मॉड बी, है ना, पी एस ओनली इज मॉड बी। कैसे, देखो ये पी एस होगा ना, इसकी जो लेंथ आएगी वो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मतलब पी एस इक्वल टू मॉड बी। सो यहां पे ऐसे वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब आर एस का मतलब हुआ मॉड बी साइन थीटा। दोबारा से बैक करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ऐसा करते हैं हम इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। व्हाट इज मॉड ए, चेक करो, मॉड ए क्या चीज है बेटा, ए वेक्टर तो ये था ना, ये वाला, इसका मॉड क्या आएगा, इसका मॉड पी क्यू आएगा। ए का मॉड क्या होगा यार, पी क्यू होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू हो गया। और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे हम, मॉड बी साइन थीटा। मॉड बी साइन थीटा को अभी अभी हमने क्या बोला था, आर एस बोला था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर एस, आर एस। अब ध्यान से देखो, अगर आपने पहले ज्योमेट्री पढ़ी हो थोड़ी सी, तो इस चीज को बोलते हैं पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में ये वाली लेंथ इनटू ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं बेटा हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब समझ आता है, इसका मतलब समझ आता है कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और वो दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो एक काम करो, कॉपी उठाओ और थोड़ा सा लिख लो। मैं थ्योरी लिखाता हूं। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, इफ देयर आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग adjacent sides of parallelogram, if there are two vectors representing adjacent sides of parallelogram, then cross product of these two vectors is area of parallelogram. Full stop. This area is a vector quantity.
दिस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पैरेललोग्राम, हैविंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पैरेललोग्राम। ये बात मैंने आपको कैसे बोल दी, आप ध्यान से देखो। अभी तो मैं मॉड की बात कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर हम एज सच इन वेक्टर के हिसाब से एरिया की बात करें तो जब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन कहां पे आती है, ऊपर की तरफ आती है। इसका मतलब जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब से पहले तक हमने क्या पढ़ा कि किसी भी बॉडी का एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, बट आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। इस वाले टॉपिक का डिस्कशन +1 के टॉपिक में नहीं है, इसका डिस्कशन हम +2 में करते हैं जब हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम स्टडी करते हैं, उसमें बोलते हैं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये पैरेललोग्राम का सरफेस होगा, ये सरफेस है ना, और इसकी डायरेक्शन कहां पे आ रही है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है। इसका मतलब ये एरिया होगा जिसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये अपवर्ड आएगा। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी हम दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक बेसिक सेट पैटर्न पे काम करता है, उनको हमने कुछ प्रॉपर्टीज का नाम दिया। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते थे स्केलर क्वांटिटीज में, हम पढ़ते थे कि अगर हम a प्लस बी लिखें या हम b प्लस ए लिखें, दोनों का मतलब सेम है, क्लियर हो गया। अगर हम a इंटू बी लिखें या हम b इंटू ए लिखें, दोनों का मतलब सेम है। स्केलर में ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर की बातें अगर हम करेंगे तो जब हम a प्लस बी लिखेंगे या हम b प्लस ए लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। आपको क्लियर है कैसे, a प्लस बी कैसे समझते हैं, पहले हमने a वेक्टर दिखा दिया, फिर हमने b वेक्टर दिखा दिया, और ये आएगा r वेक्टर। क्लियर हो गया, r वेक्टर आ रहा है, मतलब यहां से कोई अल्फा एंगल बना रहा होगा। b प्लस ए की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले b प्लॉट करेंगे, पहले हमने b प्लॉट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे a प्लॉट करेंगे, फिर हमने a प्लॉट कर दिया। देख पा रहे हो आप, अब हम r वेक्टर निकालेंगे। ध्यान से देखो अगर तुम, तो ये दूसरे वाला r वेक्टर और फर्स्ट वाला r वेक्टर सेम होंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये है। इसका मतलब जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन, तो ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, सही है, लेकिन यहां पे किसकी बात हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। जैसे अगर हम लिखें a क्रॉस b और हम लिखें b क्रॉस ए, दोनों का मतलब सेम नहीं होता है, कल हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि अगर a क्रॉस b की डायरेक्शन अपवर्ड आती है तो b क्रॉस a की डायरेक्शन कहां पे आती है, डाउनवर्ड आती है। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती, सो ये इक्वल नहीं होते, बट माइनस टाइम आता है। और जब माइनस टाइम आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम एंटी बोलते हैं। क्लियर हो गया, इसका मतलब दो वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव हो सकता है, होता है, लेकिन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, हम a डॉट बी लिखें या b डॉट ए लिखें, दोनों का मतलब सेम है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों का मतलब सेम नहीं आता है। चलो कुछ और देखते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास a वेक्टर लिखा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे कुछ है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा, a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और फिर हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, अगर ऑर्डर चेंज नहीं करते तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अगला पॉइंट है ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर का सपोज करो सम लिखा है और उनके बीच में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लगा रखा है, जैसे a प्लस बी है, और हमने क्रॉस प्रोडक्ट कराया किसके साथ में, c प्लस डी के साथ। अगर हम इसको ओपन करें तो हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, a क्रॉस सी प्लस b क्रॉस सी प्लस a क्रॉस d प्लस b क्रॉस t, और ये इस वाले रूल को फॉलो करता है और यहां पे कोई भी गलती नहीं होती, प्रोवाइडेड हम ऑर्डर को नहीं बदलते हैं तो। सो इट वाज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। परफेक्ट हो गया। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और टॉपिक का नाम है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये टू डायमेंशनल मोशन क्या चीज है। तो कुछ लिखवाने से पहले ना हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक पार्टिकल है और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और हमने एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में लगाया हुआ है,
तो क्या होगा, पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा, फाइनली पार्टिकल की वेलोसिटी कहां पे आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी, डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। रिलेशन क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एटसेट्रा एटसेट्रा। खत्म हो गया। और ऐसे वाले मोशन को हम बोलेंगे 1D मोशन। 1D क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। क्लियर हो गया। वी हैव सेकेंड पॉइंट, ये हमारे पास पार्टिकल है, इधर को रन कर रहा था और एक्सेलरेशन पीछे को काम कर रहा है। ये एक्सेलरेशन कुछ जर्नी में तो रिटार्डेशन का काम करेगा, फिर एक्सेलरेशन का काम करेगा। कैसे, पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल जा रहा है, जब तक ये रुक नहीं जाता तब तक ये रिटार्डेशन का काम करेगा। एक बार ये यहां पे रुक गया, उसके बाद ये वापस आएगा, तब फिर ये एक्सेलरेशन का काम करेगा। क्लियर हुआ। इस जर्नी में कोई हमसे बोले कि पार्टिकल यहां पहुंच गया, v बताओ क्या होगा, तुम बोलोगे सर u माइनस ए टी। समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आता है। मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तुम बोलोगे s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस थिंग इज नोन, हमें अच्छे से क्लियर हो गया। ये सारे के सारे मोशन, ये वाला मोशन भी कौन सा है, ये 2D नहीं है, ये मोशन भी कौन सा है, ये भी 1D है। क्योंकि पार्टिकल मे बी सेम डायरेक्शन में जाए और मे बी लौट के आए, लेकिन चलेगा कहां पे, चलेगा एक लाइन के ऊपर। इट कैन बी अलोंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट विल बी मूविंग ऑन सिंगल लाइन, सो इट्स कॉल्ड 1D मोशन। वी आर नॉट थर्ड केस इज दिस। सपोज करो पार्टिकल है और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इधर है और पार्टिकल पे एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है। सोचो अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा है, बट एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। अगर हम बात करें t इक्वल टू 0 की, हम अलग अलग केसेस की बात करते हैं। t0 पे पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी होगी, t0 पे पार्टिकल के पास जस्ट सिंगल वेलोसिटी है और वो है u, इट इज ओनली u। खत्म। अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड के बाद, लेट्स से आई टॉक अबाउट 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, पार्टिकल के पास ये वाली वेलोसिटी तो थी और ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को ग्रो कराएगा। किस डायरेक्शन में ग्रो कराएगा, इस डायरेक्शन में। तो कुछ देर के बाद 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, पार्टिकल पे इधर तो वेलोसिटी थी, साथ साथ में थोड़ी सी वेलोसिटी, देखो छोटा सा एरो बना दिया मैंने v1 लिख दिया, इधर को थोड़ी सी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर मैं बात करूं 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी तो पूरी होगी, बट यहां थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, वो v2 हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल कैसे मूव करेगा। जब हम स्टार्टिंग की बात कर रहे थे तो पार्टिकल के जाने की टेंडेंसी थी इधर को, पार्टिकल वॉज डिसाइडिंग और ट्राइंग टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली, बट इस एक्सेलरेशन की वजह से अब पार्टिकल में ये वाली वेलोसिटी भी आएगी। जब ये वेलोसिटी आएगी तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी। इस टाइम पार्टिकल इधर भी जाने की ट्राई कर रहा है और इधर भी जाने की ट्राई कर रहा है, तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी किधर को आएगी, कुछ इधर को आएगी, वी नेट। कुछ देर के बाद ये वाली वेलोसिटी और ज़्यादा ग्रो हो गई है, तो वी नेट थोड़ा सा इधर को हो जाएगा, हल्का सा और टिल्टेड हो गया। इसका मतलब हुआ ऐसे केस में जो पार्टिकल मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा, बिगिनिंग में इधर जाने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे उसकी इधर वाली वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फिर वो ऐसे ऐसे जा रहा होगा। इज इट 1D, और ये एक प्लेन में चल रहा है, इसलिए इसका जो मोशन होगा ये 2D होगा। सो दोबारा से डायग्राम बनाता हूं, ये u है, ये एक्सेलरेशन है, पार्टिकल विल बी फॉलोइंग दिस पाथ लाइक ऐसे कुछ, ये ऐसे कुछ जा रहा होगा, और ऐसे वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम 2D बोलेंगे। क्लियर, इट वॉज पॉइंट नंबर 3। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 4। अगर पार्टिकल के पास u0 है, पार्टिकल के पास कोई u नहीं है और ये पार्टिकल है और इसके पास केवल एक्सेलरेशन है, दिस ओनली एक्सेलरेशन, और पार्टिकल के पास केवल एक्सेलरेशन है और पार्टिकल के पास केवल एक्सेलरेशन है। कैन यू सी दिस? आई हैव चोजन 3 डिफरेंट केसेस। इस वाले केस में एक्सेलरेशन है, इस वाले केस में एक्सेलरेशन, इस वाले केस में एक्सेलरेशन है, बट हर केस में u कितना है, 0 है। अगर हर केस में u 0 होगा तो पार्टिकल पे जिधर को एक्सेलरेशन लगेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में बढ़नी शुरू होगी। मतलब इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है, तो कुछ देर के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो इस डायरेक्शन में आएगी। उसके बाद वाली फर्दर वेलोसिटी कहां पे आएगी, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। इस केस में देखो, सेकंड केस में एक्सेलरेशन जहां पे, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में आएगी।
इसका मतलब ये वाला केस कैसा है, ये है जिधर एक्सेलरेशन है उधर वेलोसिटी है, पार्टिकल ऐसे जाएगा। ये वाला केस कैसा है, जिधर एक्सेलरेशन है उधर वेलोसिटी है। ये वाला केस कैसा है, जिधर एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी उसी तरफ होगी। आप अंडरस्टैंड करो, पार्टिकल के पास पहले से देयर इज नो वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाओगे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बस उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये सारे के सारे मोशन कैसे हैं, ये सारे के सारे मोशन 1D है। आपको समझ में आ गया, मतलब यहां पे हम एक्सेलरेशन कहीं पे भी लगा रहे हैं लेकिन पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा, सो इट इज 1D। डन हो गया जी, मुझे लगा यहां तक समझ में आ गया है। अब हम करते हैं इसके थोड़े से केसेस का सॉल्यूशन। जैसे कोई हमसे बोले एग्जांपल, हमारे पास ये पार्टिकल है और जिसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और पार्टिकल पे एक्सेलरेशन गिवन है इधर बेटा, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई तुमसे कहता है फाइंड वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस and y axis, find velocity along x axis and y axis at time t equal to 0, 1 second, 2 second, 4 second रिस्पेक्टिवली। ये कोई आपसे कहता है कि इसमें आप बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे देखो सर एक्सेलरेशन कहां पे लग रहा है, y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, x में तो नहीं लग रहा ना। हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन तो y डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में बदलेगी? ध्यान से समझो, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होगी? y डायरेक्शन में। क्या वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज होगी? आंसर आएगा बिल्कुल नहीं चेंज होगी। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। सॉल्यूशन में देखो पहले ढंग से, देयर इज नो एक्सेलरेशन along x-axis, so velocity along x-axis will be क्या? constant, that is 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? always। आपको समझ आ गया कितनी वेलोसिटी रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, और कब रहेगी वो? ऑलवेज होगी। क्लियर है? इसका मतलब इस केस में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकंड फॉर एवर, ऑल द टाइम। अब ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन है, वो कितना लग रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रो करेगी कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। और वो सेम रहेगी कि बदलते रहेगी? इट विल कीप ऑन चेंजिंग, रीजन एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करेगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगातार बदलती रहेगी। तो यहां लिखा है देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी कांस्टेंट, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड ऑलवेज। आगे देखो, आगे लिखते हैं देयर इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, सो वेलोसिटी along this axis will change with time, change with time। इसका मतलब अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी कैसी होगी? अलग अलग होगी। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम बनाते हैं टेबल। यहां पे टेबल बनाते हैं और ऐसे कुछ लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं Vx का मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां पे लिखते हैं Vy वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और हम यहां पे लिखते हैं टाइम। ये हमने टाइम लिख दिया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, टाइम है 0, टाइम 0। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास 0 टाइम है, इट वाज एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर, रब हो गया, राइट। सो t0 पे पार्टिकल के पास केवल इधर को वेलोसिटी थी। अभी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जनरेट नहीं हो पाई है, उसमें टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर हम t0 की बात करते हैं तो vx कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, एंड vy कितना आएगा? 0। अगर हम बात करते हैं 1 सेकेंड की, 1 सेकेंड, अभी मैंने लिखाया था x एक्सिस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी एज सच 10 मीटर पर सेकेंड। एंड vy को क्या बोलेंगे हम? vy इक्वल टू,
यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं कौन से वाले डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। दिस इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम। ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी केवल एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम जीरो बोलेंगे। तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल कम आउट, दिस वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना होगा? 0 प्लस ए वाई कितना था? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आंसर कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। नाउ वी टॉक अबाउट दिस टाइम दैट इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड की बात करते हैं। दोबारा ये बदलने वाला नहीं है, ये दोबारा से कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट वी वाई? दिस वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। आंसर कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम बात करते हैं 4 सेकेंड पे। 4 सेकेंड पे क्या होगा? ये दोबारा सेम रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। डन हो गया। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वॉट इज ए वाई? ए वाई वॉज 2, टाइम इज 4। आंसर कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब t0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी केवल इधर थी, बाद में इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बढ़ रही है, बदल रही है। इसका मतलब स्टार्टिंग में पार्टिकल आपको केवल इधर को जाता फील होगा, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और ऐसे करते करते वो बदलते रहेगा और ऐसे होता रहेगा। इसलिए ऐसा मोशन कौन सा होगा? ये 2D मोशन होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। ये केस हमें क्लियर है अच्छे से कि वेलोसिटी एक डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन दूसरे डायरेक्शन में, समझ आ गया। अगर कोई हमसे बोले एक और एग्जांपल, जैसे समबडी सेज कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास पार्टिकल है और ये जा रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। एंड सपोज करो ये है 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे काम नहीं कर रहा है। प्रीवियस केस में क्या था? प्रीवियस केस में एक्सेलरेशन वाज एक्टिंग कैसा? परपेंडिकुलर, इधर और इधर। और इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस में है, लेकिन ये वाई एक्सिस में नहीं है। सपोज करो ये एंगल है 45 डिग्री। क्या ये 1D होगा? ये भी 1D नहीं होगा। एक्सेलरेशन पार्टिकल को कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा और इसकी वेलोसिटी कहीं और जाने की कोशिश करेगी। पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे बदल रही होगी। सो ये भी 2D मोशन है। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस में है, ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस में है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ना तो एक्स में है ना ये वाई में है। अगर ये एक्स और वाई में से कहीं भी नहीं है तो इसको बदलने की जरूरत है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है इसको हम लिखेंगे सेम, इसको हम बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। बट जो ये एक्सेलरेशन है उसका निकालेंगे हम यहां पे कंपोनेंट, और वो कितना आएगा? वो आएगा 4√2 cos 45, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, और वो कितना होगा? 4√2 sin 45। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं फिर से, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। अब मैं यहां पे कुछ लिखता हूं। यू एक्स कितना होगा? यू एक्स इज 10 मीटर पर सेकेंड। यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज यू वाई? ये आएगा 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। बहुत अच्छा। अब हम बात करते ए एक्स। ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आ गया? ये क्या लिखा है? 4√2 cos 45। cos 45 होता है 1/√2। 1/√2 को √2 से कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा। सिमिलरली ए वाई, वो भी आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो, इसका आंसर भी सेम आएगा, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सिंगल डायरेक्शन में वैल्यूज हैं कि दो अलग अलग डायरेक्शन में? दो अलग अलग में। अगर हमें कुछ भी निकालना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलोंग तो हम इनका हेल्प लेंगे, और कुछ भी निकालना होगा वाई एक्सिस के अलोंग तो हम इनका हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे कहता है वी एक्स, तो तुम क्या बोलोगे? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। और कोई कहता है वी वाई, तो हम क्या बोलेंगे? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। आई थिंक क्लियर है। ठीक हो गया। इसी तरह से कोई हमसे बोले डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो क्या आएगा? यू एक्स टी प्लस हाफ टाइम्स
ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और वाई क्या लिखेंगे हम, यू बाई टी प्लस हाफ टाइम्स ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ऐसे करके हम दो अलग अलग डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। मैं एक नोट लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखना। 1 2D इक्वल टू 2 1Ds। इसका क्या मतलब है, देखो एक टू डायमेंशनल मोशन में दो वन डायमेंशनल मोशन होते हैं। चेक करो, ये कौन सा मोशन है, ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन, इट हैज टू वन डायमेंशन। कौन से वन डायमेंशन, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक वन डायमेंशन हो गया, और एक वाई एक्सिस के अलोंग ये दूसरा वन डायमेंशन हो गया। इसीलिए जब हम 2D मोशन की बात करते हैं तो हमें दो अलग अलग इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, एक्स का अलग वाई का अलग। डिस्प्लेसमेंट भी देखो, एक्स का अलग वाई का अलग। आपको समझ में आ गया। सो 2D मोशन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अगले वाले टॉपिक में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली कंप्लीट द यूज ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।